Start करो ना? Yes, sir. Okay, sir. Okay, students. So today we are going to discuss about environment, जो कि आपका Unit 1 है. We will discuss about introduction of environmental sciences, जिसमें हम पढ़ेंगे environment क्या है, what are the components available for the environment, and what is the multidisciplinary approach of environmental sciences and scope as well as importance of environmental sciences. तो यहाँ पे हमको एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ना है. सेकेंडली उसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट 1 में आपका इंक्लूडेड है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अवर एनवायरनमेंट. ओके, सो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, वो आप यू कैन सी इन द स्लाइड दैट जो भी एनवायरनमेंट है वो हमारा बेसिकली सराउंडिंग है. हमारा सराउंडिंग जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आवर सराउंडिंग वेयर we are doing and we are maintaining a physical or chemical or biological relationship with the environment or with the soil, water and air or with our biosphere. That is our environment. मतलब यहाँ पे जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल एक्टिविटी होती है एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोस्फीयर के साथ, वो हमारा कहलाता है एनवायरनमेंट. वेयर वी आर लिविंग, बेसिकली वेयर वी आर लिविंग, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है और जहाँ पे हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट आई एम शेयरिंग द स्लाइड, सो आई होप यू आर एबल टू सी. उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज, जिसपे मैं क्लास ले रहा हूँ. यूनिट 1 है आपका. आई होप कि आप सब लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, जो कि यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस का. ओके, तो मैं दोनों वैसे आपका इंग्लिश मीडियम में मैं क्लास दूंगा, बट हिंदी के वर्ड्स भी यूज करूंगा जैसे आपको समझने में आसानी हो कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से अबाउट दिस यूनिट. ओके, तो फर्स्ट थिंग, अब मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ और कंटिन्यूअसली पैरेलली मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती है एनवायरमेंट में और कैसे उसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो थोड़ी देर में स्लाइड आपके सामने आ जाएगी और वो शेयर हो रही है ड्यू टू सम नेटवर्क इशू. ठीक है, तो पहली चीज है कि एनवायरनमेंट क्या है. तो आवर सराउंडिंग वेयर वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट टू आवर बायोस्फीयर, दैट इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, तो टाइम की लिमिटेशन है, 1 घंटे का क्लास है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मेरे को इंटरप्ट करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा या उस चीज को फिर से रिपीट करके समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, तो पहले देखना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट अवेलेबल फॉर द एनवायरनमेंट. ओके, कंपोनेंट पे अगर हम आते हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट, देयर आर 2 काइंड ऑफ कंपोनेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. वन इज नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड. ओके, नेचुरल मीन्स the things already exist into the environment, and man made, from the word you can understand that the things are the non-living which are modified, are made by man. मतलब जो हमने बनाया, like dam, like buildings, these are also a part of our environment. Our vehicle, textile industry, bakery industry or any kind of industry which is in the environment. तो ये सब क्या हो गया, हमारा मैन मेड हो गया. लेकिन जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें फ्लोरा, फाना, प्लांट, एनिमल्स, माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, ग्लेशियर, सारा का सारा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल एंड मैन-मेड एनवायरनमेंट के बारे में. तो ये हो गया कंपोनेंट के बारे में. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन डिफाइन द एनवायरनमेंट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. ओके, सो देयर आर 4 पार्ट्स. इफ यू आर राइटिंग, काइंडली नोट डाउन. एयर, एटमॉस्फेयर, एयर से क्या होगा, एटमॉस्फेयर. सेकेंड, वाटर, हाइड्रोस्फीयर. थर्ड, सॉइल, लिथोस्फीयर. कितने स्फीयर्स हो गए, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, hydrosphere and lithosphere. Okay, atmosphere means the air component, the gaseous component present on the earth is called as a atmosphere. Okay, for the lithosphere it means the solid part of the earth is called as a lithosphere. And for hydrosphere, what is the hydrosphere? The water content present on the earth's surface is called as a hydrosphere. Okay, तो अब यहाँ पे तीनों के बारे में डिफाइन करते हैं कि एयर क्या है, वाटर क्या है, सॉइल क्या है. और जब इफ वी कंबाइन ऑल टुगेदर, इफ वी कंबाइन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, लेट मी शो अ स्लाइड. आई एम शेयरिंग
लेट मी शो द स्लाइड में क्लियर है। जब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फीयर। काइंडली नोट डाउन दिस, काइंडली नोट डाउन बायोस्फीयर। ओके, biosphere is composed of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Okay, and when we combine all the four together, then that is called as in our environment, where we are doing all kind of physical, chemical and biological activities. Okay, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ। क्वेश्चन आंसर में आपको पुटअप कर दीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं आपके आंसर क्वेश्चन आंसर को बाद में दूंगा। ओके, so when we combine all the three together, atmosphere, lithosphere and hydrosphere, then biosphere is formed. And when we combine all together, okay, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, काइंडली सी द स्लाइड। आपको स्लाइड दिख रहा होगा with the environmental sciences definition. Okay, so you can see here, हाँ थोड़ा सा अगर नहीं शो हो रहा है तो वेट फॉर अ मिनट, यू विल गेट द स्लाइड थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों ने लिखा है यस आई शेयर्ड माय स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है एनवायरमेंटल साइंस, वो कैसे मिलके बना है। ओके, so you can also see here in the slide that there are so many components available. There are so many components available with our environment. Okay, they are like you can see in the slide. Wait, yes, it is good. वेट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में, आई होप सिलेबस के अकॉर्डिंग। yes, I am presenting my all screen, full screen. Okay, वेट करिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। ठीक है, तो जब हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को मिला देते हैं तो बायोस्फीयर फॉर्म होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। द गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्लाइड में देखिए, अभी मैंने डेफिनेशन बताया। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज और पहले डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस। आई टोल्ड अबाउट द natural and man-made components. You can see here in the slide there are two components are also included. One is biotic and another is abiotic. Biotic means the living things. The living things like animals, plants, forests, fungi, algae, etc., etc. And for abiotic, it means continents, ocean, clouds, soil, rocks, etc., which are non-living and living. Okay, so from the wording, this is clear that environment has two kind of components. It's called as a biotic and abiotic. You can also define as a natural, man-made, biotic, abiotic. So don't be confused about this. How much you want to know and how much you have the knowledge, you can write. Okay, biotic भी है, abiotic भी है, natural भी है, man-made भी है. Okay, so come in the next slide. Environment means I told this, that our surrounding. Okay, definition of environment again. Okay, the term environment is used to describe in the aggregate all external forces, influences, and conditions affect the life, nature, behavior, and the growth, development, and maturity of living organisms. Okay. Okay. So in this slide, you can
See the component of environment: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. Okay, if you want. Okay, so in this slide you can see about our planet Earth, how much hydrosphere is present, and what is the quantity of atmosphere, and what is biosphere and lithosphere also. Okay, first I want to discuss about the atmosphere. As you know that nitrogen, all the gaseous components present on the Earth's surface is called as an atmosphere, which includes the maximum. सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं what kind of gas is maximum रेशियो में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट है? दैट इज नाइट्रोजन. ओके, देन ऑक्सीजन, देन ऑर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, etc., all the gases. But nitrogen is abundantly available and present on our Earth's surface. Is it clear? Okay. So अब एटमॉस्फेयर में अगर हम डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द एटमॉस्फेयर? इफ वी गो फ्रॉम surface to air, then the first part, which is the innermost, जो हमारे सरफेस के चारों तरफ का पार्ट है, वो हमारा आता है ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, then mesosphere, then ionosphere. Iono is the outermost part of the Earth's surface. Okay, just see here, just see my cursor. Okay, in this part, this is troposphere, this is stratosphere, this is mesosphere, and this one is ionosphere. That is outer part of the Earth's surface. So we can define and divide our atmosphere into 4 parts. Okay, as per the gaseous availability and the gases present on the Earth's surface, or any kind of ion which is present near to Earth or in the outer orbit of the Earth. Okay, so यहाँ पे हम 4 parts में डिवाइड करेंगे: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर में जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है. ओके, सेकंड पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर. व्हाट क्वांटिटी ऑफ water is present on our Earth's surface? As you know, around 49%. Okay, how much amount? Around 71% हमारा जो भी पूरा अर्थ सरफेस है उससे पानी है, 72% एंड 71%, एंड अराउंड 29% हमारा सॉलिड पार्ट है. सॉलिड पार्ट इज व्हाट? लिथोस्फीयर. एंड हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया? 79 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी की हम बात करेंगे. द वाटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, द वाटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिवर और इन ओशियन, किसी को भी लिख सकते हैं. ओके, एज यू नो देयर आर 5 कॉन्टिनेंट्स. आई मीन यहाँ पे ओशियंस को भी डिवाइड किया गया है, जिसे ओशियंस कहते हैं. ओके, बिग महासागर जिसे बोला जाता है हिंदी में. ठीक है, so all the water present in the ocean is also part of our atmosphere. तो oceans का लेंगे, river का लेंगे, pond का लेंगे, and as well as the surface water is also included here. Okay, so around 71% of the Earth's surface is covered with the water. Okay, so what about lithosphere? If you can see lithosphere consists of around 29% of the Earth's surface. Solid part of the Earth is called as a lithosphere. Okay, so lithosphere, you can see here lithosphere, the crust, 5 to 50 किलोमीटर. इसी अगर हम पृथ्वी की सरफेस से इनसाइड में जाते हैं तो अराउंड 50 किलोमीटर तक हमारा crust आता है. Okay, then after mantle, this part is called as a mantle, and the innermost part is called as a core. Okay, core में क्या होता है? hot lava होता है. all the things are melted here. Okay, and बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट होगा, वो पिघला हुआ होगा. आई मीन वो मेल्ट हुआ होगा. ओके, so Earth crust is divided into crust, mantle and core. Okay, here crust, mantle and core.
where outer part is called as a crust and medium part is called as a mantle and inner part is called as a core. Okay, so this is about our lithosphere. So first is atmosphere, the gaseous layers present on the earth. Second is hydrosphere, the water quantity on the earth, and third is lithosphere, the solid part on the earth. Okay, so please come on the next slide. You can see also the composition of atmosphere here. Basically, the atmosphere implies the protective blanket of the gases surrounding the earth. Okay, so it sustains life on earth. It saves it from the hostile environment of outer space. It absorbs most of the cosmic rays from outer space and a major part of the electromagnetic radiations from the sun. Okay. It transmits only here ultraviolet visible near infrared radiation. As you know, there is ozone layer in our atmosphere. Atmosphere में एक ozone layer है जो अल्ट्रावायलेट सन की हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे नहीं पहुंचने देती है. ओके, ठीक है. So this is the composition of the atmosphere. Then second is hydrosphere. I told you earlier that the hydrosphere comprises all types of water resources: ocean, seas, lakes, rivers, streams, reservoirs, polar ice caps, glaciers, groundwater, etc., etc. Okay, 97% of the Earth's water supply is the ocean. You can think about how much quantity of fresh water is present on our Earth's surface. Only about 2% of the water resources is locked in the polar ice caps and glaciers, and only about 1% is available as fresh surface water, rivers, lakes, streams, and groundwater fit to be used for human consumption. Okay, तो यहाँ पे आप समझ रहे होगी कि कितना कम अमाउंट है वाटर का, कितना कम अमाउंट है वाटर का जो हमारे लिए अवेलेबल है हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. ओके, क्लियर? दैट मीन्स a lot of amount of water, 97% जो वाटर का अमाउंट है हाइड्रोस्फीयर का वो प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे, ओशियंस में बेसिकली. और कितने परसेंट हमारे लिए है? अराउंड 1% या 1% से भी कम है वाटर जो फ्रेश वाटर है. ओके, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? काइंडली नोट डाउन दैट ग्राउंड वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. That is called as a hydrosphere. Hydrosphere का part है. Okay, that's why there are so many programs. बहुत सारे programs every year इंडिया में and international level पे organize किए जाते हैं for the management of water, because 97% तो हमारा उसमें है, सी में है, और सी में जो पानी होता है वो खारा होता है, मतलब salty होता है. So we cannot drink that. Actually, we cannot drink that water. Okay. एंड अगर उसको हम प्यूरिफाई भी करते हैं तो देयर इज बिग कॉस्ट इन्वॉल्व. सो हमारे पास अभी ग्लेशियर्स में जो वाटर है, रिवर्स में जो वाटर है, या फिर ग्राउंड वाटर में जो बिगेस्ट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, उसी को हम यूज कर सकते हैं. तो वाटर का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन हमारे पास प्रेजेंट है ड्रिंकिंग पर्पज से. ओके, ओके, प्लीज कम ऑन लिथोस्फीयर अगेन. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth. Okay, it consists of minerals occurring in the earth crust and the soil. Example: minerals, organic matter, air and water. Okay, समझ में आया? That means लिथोस्फीयर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था: क्रस्ट, मेंटल, कोर. क्रस्ट, मेंटल, कोर. ओके, क्रस्ट इज द आउटर पार्ट, मेंटल इज द इनर पार्ट एंड कोर इज द इनर पार्ट. जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे हम कोर बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर बोलते हैं. एंड कोर में जो हॉट लावा होता है, एवरीथिंग इज इन द मेल्टेड फॉर्म, गैसियस फॉर्म उसमें हो जाता है, या तो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो गया तो गैस के फॉर्म में होता है या लिक्विड के फॉर्म में होता है. ओके, हाँ, अब इन तीनों को हम मिला देंगे. अभी हमने क्या किया? डिस्कस किया एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में. व्हेन वी कंबाइंड ऑल थ्री टुगेदर इज कॉल्ड एज अ बायोस्फीयर. ओके, बायोस्फीयर basically indicates the realm of living organism and their interaction with the environment as atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Isn't it clear? Okay, तो यहाँ पे अभी हमने जो डिस्कस किया, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, when we combine all the three, then biosphere is formed. And when see the interaction of lithosphere, hydrosphere, atmosphere with the environment, with our lithosphere,
when we see the interaction of lithosphere, hydrosphere, and atmosphere with our biosphere, that is called as the environment, where all kind of biophysical chemical activities happen. Okay. Okay, so let me take your questions. अगर आप लोगों का कोई question है, then after I will go ahead. Please wait for some time. Let me see if you have any kind of question. Okay, that is opening. तब तक हम लोग आगे डिस्कस करते रहते हैं, जैसे ही ओपन होता है आप लोगों का कन्वर्सेशन में लेता हूँ, ठीक है? चलो मैं स्लाइड शो करता हूँ फिर से. Yeah. Elements of the environment. What is the element of environment? Okay, how many components are there to be included into element? First is physical element. Physical elements are space, landform, water body. Everything जो भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, that is part of our environment. That are the element. Okay, physical है, biological है, ठीक है, chemical है, cultural है, और भी आगे आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये environment को define करने का, don't be confused. These are the theoretical terms actually. You should know about the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, and also for the biosphere. But this is in your syllabus. You just know how many elements of the environment and theoretically how environment can be defined. Okay. So physical element is the space, landform, water bodies, climate, soil, rocks, and minerals. Okay. Then biological elements such as plants, animals, microorganisms, and men constitute the biosphere. Biological. And cultural means economic, social, and political elements, etc. etc. ठीक है? ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज के इम्पोर्टेंस. अब हम बात करेंगे, ये हो गया कि व्हाट इज अवर इन्वायरमेंट, अवर सराउंडिंग. पहले मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीजों को, देन वी विल गो अहेड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस. ओके, फर्स्ट थिंग, एनवायरमेंट को मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज एनवायरमेंट, अवर सराउंडिंग, वी आर लिविंग, we are breathing and doing all kind of physical, chemical, biological activities in interaction with our biosphere. In interaction with our biosphere, that is called as our environment. Okay. Then after, how many components are there? Biotic, abiotic. Biotic living, abiotic non-living. And how we can also define this as a natural, man-made. Man-made and natural, which is naturally exists and which is made by the man. These are also part of environment. We can also then after just we can also define environment. How many parts are there? Atmosphere, lithosphere, hydrosphere. When we combine all the three, then biosphere form. Okay, in the biosphere we are living and doing all kind of physical, chemical, and biological activities in interaction with this. Okay, so this is called as our environment. Okay, then we discuss about the lithosphere, then we discuss about the hydrosphere, and also discuss about the biosphere. Okay, अभी हम discuss करेंगे what is the importance of environmental studies. हमको environmental studies क्यों पढ़ना है and why this is very important. Okay, let me check if your question answers are highlighted. I will take your question answer. ओके, अभी हाईलाइट नहीं हो पाया स्टूडेंट आपके क्वेश्चन आंसर, तो मैं फिर से स्लाइड को शेयर करता हूँ. और यस, दिस इज कमिंग वेट आपके क्वेश्चन आंसर्स को देख लूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, in the 20 minutes I will describe about I'm going to describe about the importance of environmental sciences and scope of environmental sciences. Okay, scope and importance. फिर आता है आपका multidisciplinary approach. What is a multidisciplinary approach of environmental sciences? This is also a very important question. Okay, चलो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं. हाइड्रोस्फीयर हो गया था. हम्म
ओके स्टूडेंट, वेट आपका क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तब तक एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस, फर्स्ट थिंग व्हाई वी आर रीडिंग एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग एनवायरमेंटल हिस्ट्री, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है। बेसिकली वी आर लिविंग इन अ वेरी, नाउ इन दिल्ली का जो एनवायरमेंट है बहुत ही पोल्यूटेड है, ओके। सो पहली चीज जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, द एनवायरमेंट स्टडीज enlighten us about the importance of protection and conservation of our indiscriminate release of pollution into the environment, okay. Continuously our population is growing. If population is growing, then our demand will increase. Then if demand will increase, then we want some stuff to fulfill our needs, okay. So what kind of stuff? Like textile industry for our class, okay, bakery industry for our bread, or any kind of food processing industry for food and so on, okay. तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो हमारी नीड बढ़ी, नीड बढ़ी तो हमको क्या हो चाहिए, हम इन्वायरमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को लेंगे। और जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस स्लाइड में देखो, जस्ट सी हियर इन द स्लाइड, ओके। वेट, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है, मैं उसको भी लेते चलता हूँ, ठीक है। तो जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इंक्रीज बढ़ेगी, हमारा इंक्रीज, हमको जो इंक्रीज डिमांड है उसको फुलफिल करना है तो नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। सपोज वी आर लर्निंग, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पे, हम टेबल पे बैठे हैं, टेबल किसका बना है, चेयर किसका बना है, वुडन का बना है, वुडन कहाँ से आया, फॉरेस्ट इंडस्ट्री से आया, फॉरेस्ट इंडस्ट्री में क्या मिला हमको। ऐसे ही जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, तो हमको चाहिए क्या, हमको टेबल चेयर मोर चाहिए, तो हम फॉरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे, ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी, ओके। तो पेड़ों की कटाई होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, इफ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज, इफ द कटिंग ऑफ ट्रीज इंक्रीज, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल अकर, ओके। देन मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे होगा कि carbon dioxide, as we know, we are breathing, taking oxygen, and क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करके क्या देते हैं, ऑक्सीजन। प्लांट कट हो गया तो जितने मिलियन टन ऑफ ऑक्सीजन बन रहा था वो कम हो गया, कम हो गया तो क्या होगा कि फिर पोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा और हम ब्रीदिंग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते जा रहे हैं। अभी देखो दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स, what is the AQI index of Delhi? If you check the AQI index morning, daytime, evening and night में आप check करो, some just simply check it on your mobile, then you will find that कि यहाँ पे बहुत ज्यादा AQI का प्रॉब्लम है। तो पोल्यूशन के बारे में, हाउ टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन आवर सराउंडिंग एंड फॉर आवर, जैसे हमारा फ्यूचर जनरेशन, जो हम आज करके जाएंगे हमारा फ्यूचर जनरेशन को वो झेलना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग है। तो हमको ऐसी एक्टिविटीज करनी है, ऐसी चीजें करनी है जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज को हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे हम अवेयर हो जाए कि इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ के लिए और अपने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखने के लिए। तो ये पहला रीजन है, ओके। हाँ, एक मिनट में क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। मेरी बुक यूनिट 10 सिस्टर, देखो ऐसा है राहुल, आपको जैसे क्लासेस अभी तो स्टार्ट नहीं है, आज आपका यूनिट 1 है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा, जो टीआईसी हैं वो आपको शेयर करेंगे जो भी मटेरियल रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली यू विल गेट द मटेरियल ऑन नेट, जो भी आपका बना हुआ है पोर्टल में लॉगिन वगैरह। हाँ, बुक के लिए अनीश पूछ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में एक आपको गूगल पे बुक मिल जाएगी, काइंडली गूगल दिस बुक एज इराक बरूचा। इराक बरूचा की एक बुक आती है, जस्ट गूगल इट, ERACH, मैं फिर से बोल रहा हूँ नाम, ERACH BHARUCHA, भरूचा, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेज। उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा बुक में दिया हुआ है फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली, ठीक है।
हाँ, if you want you can purchase it also, if your question है, if you want. मैं इसको SOL की तरफ से सजेस्ट नहीं कर रहा, मैंने देखा है कि ये बुक इजीली अवेलेबल है, ठीक है। SOL आपको खुद मटेरियल प्रोवाइड करती है पढ़ने के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस, बट इफ यू वांट टू डू सम एडिशनल स्टडी एंड इफ यू वांट टू डू अ थॉरो स्टडी, देन जस्ट refer and the book Iraq Parucha, Introduction to Environmental Sciences, okay, kindly. ठीक है, इस बुक को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा क्लास और भी आगे बढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर लेता रहता हूँ, ओके। सो पहला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, एंड सेकेंड, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेट। At present, a great number of environmental issues have grown in size and complexity day by day. Okay, threatening the survival of mankind on Earth, we study about these issues besides an effective suggestion in the environmental studies. That's why आपको, as you are a student of BCom or anything, जैसे MBBS है, BTech है, any kind of graduate student को environmental study पढ़ना होता है to know what kind of happening is, और किस तरह की एक्टिविटीज या हैपनिंग हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं और क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, जैसे हम पोल्यूशन कम से कम करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन सेफ रहे, ओके। सेकंड, एनवायरमेंटल स्टडीज हैव बिकम सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, जस्ट इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस, एनवायरमेंटल इश्यूज बीइंग एन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आपको पता है बहुत सारी ट्रीटी एवरी ईयर, क्लाइमेट चेंज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसमें बहुत सारी ट्रीटीज, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं जिसमें बिग डेलीगेट्स लाइक PM प्रेसिडेंट जाते हैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। व्हाई? बिकॉज अवर एनवायरनमेंट इज डिग्रेड हो रहा है ना, डिग्रेडिंग डे बाय डे, एंड दिस इज अवर ड्यूटी टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, ओके। देन problems cropped in the wake of development. जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, आई वॉन्ट टू डिफाइन अबाउट, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहिए बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, हमको फॉरेस्ट इंडस्ट्री चाहिए बिकॉज वी नीड टेबल एंड चेयर टू सिट, हमारे पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उनको वो चाहिए, ठीक है। पेपर पे हम राइटिंग करते हैं, वो उसके लिए हमको पेपर चाहिए, ठीक है। हमारा फूडिंग बढ़ गया है, उसके लिए हमको खेत चाहिए, खेत में क्या होगा, फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर क्या होगा, व्हीट एंड राइस, हमारी जो मेन फूडिंग हैबिट में आ गया वो चाहिए, व्हीट एंड राइस, गेहूं एंड चावल चाहिए, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बेकरी इंडस्ट्री को बंद करो, हम ये भी नहीं कह सकते कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करो, हम ये भी नहीं कह सकते कि टैनर इंडस्ट्री को बंद करो, बिकॉज दीज आर आवर बेसिक नीड एक्चुअली। हमको क्लॉथ पहनना है, हमको शूज पहनना है, हमको टेबल चाहिए, हमको, हम एक्चुअली वी आर सराउंडेड फ्रॉम एवरीवेयर विद द एनवायरनमेंट। सो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। So what is the sustainable development? That development without any kind of destruction activity. मतलब development without any harmful effect on the environment is called as a sustainable development. ठीक है। तो यहाँ पे हमको, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई फॉरेस्ट एरिया है, हमने उस फॉरेस्ट एरिया को कट कर दिया, तो जितना ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता था, वो नहीं निकला, वो नहीं कर पाया एब्जॉर्ब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता था, ऑक्सीजन निकालता वो नहीं, तो उतने टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको उतने ही दूसरे एरिया में उतने ही प्लांट को लगा देना चाहिए विद द टाइम बाउंड मैनर, की यहाँ पे हमको कटिंग करनी है, उसके 10 साल पहले यहाँ प्लांट लगा दो। कहने का मतलब है ये सस्टेनेबल हो गया, कि हमारी नीड भी पूरी हो गई और हमने उस चीज को रीजनरेट भी कर दिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट आई वांट टू एग्जैक्टली से, ठीक है। isn't it क्लियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे आओ कि प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब यही है कि डेवलपमेंट जितना हमारा होता जा रहा है, जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती जा रही थी। एक्सप्लोसिवली इंक्रीज इन द पोल्यूशन,
पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का एक्यूआई, वाटर क्वालिटी इंडेक्स और एक्यूआई चेक करो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव सोल्यूशन? ओके, we are using continuously petrol and diesel for to run our vehicle, but right now the concept of CNG and concept of electric vehicle सबको पता होगा क्या है। ओके, because the pollution increase rate is much more higher in comparison to CNG and electric vehicles. CNG vehicles and electric vehicles are the alternative source in comparison to petrol, diesel or fossil fuel. Fossil fuel means petrol, diesel, coal. वो जल बर्न होगा तो बहुत पोल्यूशन होगा, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद सीएनजी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इंडिया बाय कोल, कोल को जला करके, ठीक है। बट कोल इज आल्सो फॉसिल फ्यूल, दिस इज आल्सो डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। तो अब यहाँ पे कोल को रिप्लेस करने के लिए क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। बिकॉज जैसे न्यूक्लियर एनर्जी कब हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पे बम्बार्डमेंट हुआ था, बहुत सारी एनर्जी निकली थी। उसी एनर्जी को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप कैप्चर करके फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करो, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो एनवायरमेंटल साइंसेस आल्सो डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द एनर्जी इनटू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। ओके, क्लियर है। चलो पांचवा बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होगा। नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब देखो बहुत सी IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन ऑफ नेचर का एक ग्रेट डाटा बुक है, जिसमें कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट हो गई, खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं, कुछ तो इंडेंजर्ड हो गई हैं, खतरे के कगार पे खड़ी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो टू कंट्रोल दिस, लाइक वल्चर्स, वल्चर्स इन आज से 5 years पहले वल्चर्स दिख जाते थे उस पे बैठे हुए पेड़ों पे, जैसे पीपल का होता था, पीपल ट्री पे बैठे हुए। बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू सी द वल्चर्स। व्हाई? Vultures are died due to diclofenac. Diclofenac medicine is used to cure the animals like cattle, basically cow, and जो घर पे कैटल्स होते हैं उनको लोग गांव में करते हैं, बट आफ्टर डिके एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट कैटल दे यूज्ड टू थ्रो इनटू द फील्ड, एंड इफ दे थ्रो इनटू द फील्ड देन डेफिनेटली कल्चर में वल्चर्स का क्या होता है, वल्चर्स फीड देम, एंड वही डिक्लोफेनाक उनकी बॉडी में चला जाता है, इसकी वजह से उनका डिके हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक्सटिंक्शन से भी बचाने के लिए डिक्लोफेनाक ना यूज करके कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज करना है जिससे वल्चर्स में भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, इज इट क्लियर? ओके, देन 6, नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। नीड ऑफ वाइज प्लानिंग मतलब कि हमको वाइज प्लानिंग करनी है। जैसे अपने घर में यू आर यूजिंग प्लास्टिक कॉन्टिन्यूस, यू आर तो प्लास्टिक में क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि फिर मार्केट जाने पे आप प्लास्टिक मटेरियल नहीं लोगे, ये कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने घर में वाटर को यूज करते हो, अगर 3 buckets ऑफ वाटर यूज कर रहे हो कम कर दो। तो दिस इज द स्मॉल एफर्ट on our at your own level for our environment, but we can do a lot to save our environment and to control the pollution. Okay, so these are the basic importance of our environmental sciences. Okay, wait, लेट मी टेक द क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। एनोनिमस नोट्स तो देखिए आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड होगा, आपको वहां से मिला होगा बुक, क्या कहते हैं, SOL की तरफ से, तो आपको उसको ही वो करना पड़ेगा, ठीक है। 221, हाँ थोड़ा सा स्लाइड थोड़ा सा देर में दिखिए आप लोगों को, डोंट वरी, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं प्रियंका, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाया अभी तक, बट डेफिनेटली आप लोगों की क्लासेस जैसे चलती रहेंगी तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, है ना। ओके, आप मैं जो बोल रहा था उस पर आप कंसंट्रेट करिए।
ओके ओके, ठीक है। अभी स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? आई होप कि सबको दिख रहा होगा। अच्छा देखिए, आपको बुक के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी तो टाइम हो रहा है, तो बुक के लिए आप ध्यान रखिए कि इराक भरूचा की जो बुक है उसको आपको रेफर करना है, ERACH भरूचा, BHARUCHA। उसकी इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है, गूगल पे कर लो, आप डाउनलोड कर लो, उसको रेफर कर सकते हो फॉर थारो स्टडी। उसके अलावा जो मटेरियल आपको SOL की तरफ से प्रोवाइडेड है, नहीं प्रोवाइडेड है, मान लीजिए सपोज आपको नहीं मिल पाया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, आप गूगल कर सकते हो SOL मटेरियल या SOL बुक ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, देन डेफिनेटली यू विल गेट इजीली योर बुक ऑन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इतना मटेरियल बहुत है जो कि आपको नहीं, बस आपको अगर बुक से पढ़ना है तो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से इराक भरूचा की बुक, ठीक है। अच्छा, स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट डोंट वरी, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। अच्छा, हो गया था। हाँ, आपका इस EVS का सिलेबस सेम है। हाँ, एनोनिमस जो बुक आपको SOL से प्रोवाइड हुआ है, जो भी बुक आपको प्रोवाइड हुआ है, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है कि आपको थारो स्टडी करनी है, यू वांट टू नो मच मोर अबाउट आवर एनवायरनमेंट, हाँ आशमा, बुक अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। जब भी आपको बुक चाहिए आप गूगल करो, और PDF का भी ये जो नोट्स है SOL की तरफ से प्रोवाइडेड है वो ऑलरेडी आपका अवेलेबल है इस पे, क्या कहते हैं, गूगल पे, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। हाँ निकिता श्रीवास्तव, जो आपका क्वेश्चन है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक which atmospheric atmosphere most of the anthropological activities are done, basically in our nearest, जो हमारा सबसे ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी ट्रोपोस्फीयर में ही सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे नियरेस्ट है हमारे एनवायरमेंट का। पहले है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर मीजोस्फीयर, उसके ऊपर आयनोस्फीयर आता है, ठीक है। हाँ, आसमा मिल जाएगी, सब नोट्स प्रोवाइड करोगे। नोट्स साहिल नहीं है, आपको बुक है इराक भरूचा की, वो भी गूगल पे अवेलेबल है। SOL का जो मटेरियल आपको मिला है तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो वो भी गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट दैट, ठीक है। तान्या, बुक का नेम है ERACH इराक, ERACH BHARUCHA भरूचा, ERACH BHARUCHA भरूचा, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेज ऐसे करके फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी, ऐसे करके आप गूगल करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ओके, ठीक है धन्य। हाँ ईशा, यही बुक एग्जाम के लिए भी है, बाकी मैं आप सजेस्ट करूंगा जो SOL से आपको बुक मिली है, काइंडली रिफर दैट, वो सफिशिएंट मटेरियल है आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नहीं है आपके पास, बाय द वे यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट बुक, जस्ट गूगल इट, गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यही बुक है, सबसे बेस्ट है आपकी। बुक के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, बीकॉम और BA का एनोनिमस सिलेबस सेम है, ठीक है। यू कैन, सबका सिलेबस अंडर ग्रेजुएट में मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहता है, बट आपको जो ऐसे यहाँ से मिला है SOL की तरफ से, काइंडली उसको आपको करिए। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है पेपर कितने मार्क्स का होता है, एक्चुअली दिस इज अ पास कोर्स, ओके। अब आपके मार्क्स में ऐड होगा नहीं हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, तो काइंडली वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा, जब TIC आपके क्लास लेंगे, कुछ क्लासेस आपके जो टीचर इंचार्ज है वो लेंगे, तो उनसे आप कर सकते हो, तो वो ज्यादा क्लियरली आपको बता पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली होगा, क्या आपका एग्जैक्टली होना है ना। निकिता श्रीवास्तव, ओके निकिता, थैंक यू। इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगा
सो वेट हियर, अभी जाना नहीं है, अभी मैं क्लास को 10 मिनट और कंटिन्यू करूंगा, इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, उसके बाद हाँ आसमा नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। गूगल पे जाके आप SOL स्टडी मटेरियल एनवायरमेंटल साइंसेस करोगे, SOL का मिल जाएगा, इराक बरूचा का करोगे उसका भी मिल जाएगा। ओके, मार्क्स के लिए काइंडली आप एडमिन से पूछो, एडमिन आपको बताएंगे, या जब TIC सर जो हमारे हैं टीचर इंचार्ज हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के, अगर वो क्लास लेते हैं, ठीक है, श्वेतांग पांडे जी, तो वो आपको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करेंगे कि एकदम आपकी हेल्प की जाएगी। एनोनिमस सर, ओजोन देखिए ओजोन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम पोल्यूशन के चैप्टर में चलेंगे तो एयर पोल्यूशन में पूरा आपको ओजोन की केमिस्ट्री, ओजोन में क्या डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ओजोन में होल कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये सब पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, आई थिंक एवरी क्वेश्चन मैंने आप सब लोगों का, सर हार्ड कॉपी नहीं मिल जाएगी क्यों? DU के साइड से हार्ड कॉपी फाइल दिए जाते थे, बट अभी कोविड की वजह से शायद आपका सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड चाहिए तो एक बार आप सेंटर पे जाके रिक्वेस्ट करो। ठीक है, अगर आपको SOL की तरफ से दे देते हैं तो दैट्स मच बेटर। एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में कि हार्ड कॉपी मिल रही है कि नहीं, बट कोविड की सिचुएशन में आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, गूगल पे मतलब SOL की वेबसाइट पे जाकर के आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली हमारे इन्वायरमेंटल साइंस में इसका। ओके, ठीक है, तो आप लोगों को कहीं पे कोई क्वेश्चन और पूछना है नीचे का, और किसी को कोई पूछना है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो मैं फिर से स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, वेट फॉर सम टाइम। इफ अगर आपकी दूसरी क्लास नहीं है तो काइंडली वेट सम टाइम, आपका मैं 10 मिनट और क्लास एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई क्लास नहीं है तो, अगर आपकी क्लास है तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे तो मैं छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, अगर नहीं है तो काइंडली वेट फॉर 10 मिनट्स, आई वांट टू एक्सटेंड माय क्लास फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड को। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, हमने बताया ना, नीड ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, कि हमको अल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए you are not able to have sufficient resources for future generation। ठीक है, तो ये सब हमको जब हम जानेंगे कभी, हम अगर हमको पता रहेगा, then we can do some better effort for our environment। okay, if we don't know about कि क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, क्या चीजें हो रही हैं, तो हाउ वी कैन मेक अ बेटर एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। आज से नहीं, बहुत पहले से इन्वायरमेंटल साइंसेस को ग्रेजुएशन में रखा गया है, इसीलिए कि जैसे आप इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो जाओ और अपने इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, अपने सेल्फ के लेवल पे, अपने खुद के लेवल पे और बिग लेवल पे भी कर सकते हो। वैसे बहुत सारी ट्रीटी साइन हो रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में स्टेप एनवायरमेंट पॉलिसी की तरफ से आ रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से आ रहे हैं। ओके, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टूडेंट नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी, और अभी तो आप लोग स्लाइड भी देख पा रहे हो। ठीक है, मैं स्लाइड को फिर से शेयर कर रहा हूँ, काइंडली सी। हाँ, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, बेसिकली नीड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्या है, क्यों पब्लिक को बताना है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले तो देखो इंपॉर्टेंस हो गया, अब हो गया स्कोप के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि अगर पब्लिक को पता होगा, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, या हमको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, तो अगर हमको पता होगा तो डेफिनेटली वी विल डू समथिंग फॉर अवर एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। ओके, क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है आज के टाइम पे। अभी भी कुछ इंटीरियर या रूरल एरिया जो इंडिया के हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में पॉपुलेशन या एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम अभी भी है। चाइना का, एज यू नो दैट China have a policy that is called as a single baby policy, but in India there is no इस kind की कोई भी policy नहीं है। Different state government are issuing some notices and creating some rules also,
but right now there is no particular सिंगल बेबी पॉलिसी लाइक पॉलिसी इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन पे भी बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो हमको खुद को सेफ रखना है और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी सेफ रखना है। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। अब देखो क्या है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को। बेसिकली फार्मर्स आर क्या कर रहे हैं, वो लोग फार्मर्स आर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस एज अ मेन फूड सोर्स इन आवर इंडिया। गेहूं और चावल को मेन फूड सोर्स की तरह से उगाया जाता है, बट दे आर एडिंग लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ वाइट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इनटू देयर फील्ड फॉर द मोर प्रोडक्शन। अगर उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो दे विल गेट मोर मनी फॉर देयर प्रोडक्ट। ओके, तो वो अपना फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल देते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर क्या करता है, some fertilizers are absorbed by the plants for their growth, for the plant growth. Okay, but the excess and remaining fertilizer जो भी बचता है वहां पे स्टिल एग्जिस्ट करता है सॉइल के ऊपर। बारिश होगी कुछ तो उसके साथ बह जाएगा, एंड some parts of remaining fertilizers will remain here, और वो उस मिट्टी को क्या करेगा, एल्केलाइन या ऊसर जिसे हिंदी में बोलते हैं, या एसिडिक, कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो वो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्टिलाइजर वो उसको करेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है हमको कि फर्टिलाइजर का, एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करके हमारी भी हेल्थ खराब हो रही है। हम कौन सा व्हीट खा रहे हैं, कौन सा राइस खा रहे हैं, कौन से मार्केट की वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स दे आर यूजिंग। अभी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आया है कि अगर हम ऑर्गेनिक का यूज करें, ऐसी फ्रूट को, ऐसे वेजिटेबल्स को हम खाएं जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट ना हो हमारी बॉडी पे, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, देन आफ्टर वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। बट अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कहीं का भी फर्टिलाइजर से उगाया हुआ वेजिटेबल्स वी आर ईटिंग कंटिन्यूअसली, और एनी काइंड ऑफ food stuff we are eating continuously. Actually, we don't know what kind of fertilizers used for that fruit which we are eating continuously. Okay, so if you are aware about the environmental sciences, so definitely you will do something for this. आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर से बनाया गया है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं आ रहा है, काइंडली आस्क मी इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपकी क्लास है तो काइंडली नोट डाउन, फिर मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं अभी 5 मिनट और एक्सटेंड करने वाला हूँ क्लास को। मैंने बोला था फिर नीड टू ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब देखो ग्राउंड वाटर जैसे हमको पता है हमारे ड्रिंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ड्रिंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर। हम ग्राउंड वाटर का पानी पीते हैं। बहुत से घर में पंप्स लगे होते हैं, बटन ऑन किया पंप से पानी आया। बहुत से घर में क्या होता है, सप्लाई का वाटर आता है, आरओ के फिल्टर में आके फिल्टर होता है, उसको हम पानी पीते हैं। सप्लाई वाला भी वाटर कहाँ से आता है, वो भी ग्राउंड वाटर के थ्रू आता है। एमसीडी या म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है, वो टैंक में भरता है, फिर टैंक से वो टैप वाटर के थ्रू आता है। दे आर आल्सो यूजिंग सम काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्निक एंड सम काइंड ऑफ क्लीनिंग टेक्निक टू सॉल्व द वाटर। एक्चुअली जो हार्ड वाटर होता है ना, मतलब कि उसमें अगर आप सोप का यूज करते हैं तो उसमें हिंदी में बोलते हैं झाग बनता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर हमारे लिए बहुत, हमारी बॉडी के लिए भी टॉक्सिक होता है। तो हम एक्चुअली हम जिस वाटर बाथिंग कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी पे भी पड़ रहा है, उसकी भी आप केमिकल एनालिसिस करो तो यू कैन see a lot of changes. Lot of chemicals are there which are very harmful for our body as well as for our hair and whole thing. ठीक है, बट हमारा मजबूरी है, हम उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए हमको इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, अदिति शर्मा, ठीक है सर, आई हैव टू आस्क मिस्टर फर्स्ट सर, रिजल्ट के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं रिजल्ट के बारे में अंगेल गर्ग नहीं बता पाऊंगा, एंजल। ठीक है, तो आपको वो एडमिन से डिस्कस करना पड़ेगा या कभी टीआईसी क्लास लेते हैं तब। साहिल, हार्ड कॉपी के बारे में तो मैंने बताया ना आपको कि आपको एसओएल में कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा, उन्नति, मैं बुक का नेम दोबारा बताता हूँ। बुक का नेम है इराक भरूचा, ERACHBHARUCHA, इराक भरूचा।
इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेज बुक का नाम है, ठीक है। सिलेबस प्रियंका, आप एसओएल की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस दिया हुआ है। आई होप कि सिलेबस आप लोगों को मिल गया होगा एसओएल की तरफ से। बाय द वे, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सिलेबस, जस्ट काइंडली गूगल इट, सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। विद साक्षी, हाँ साक्षी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, बट वो स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुशी, पता नहीं ऑफलाइन क्लास के बारे में हमको ये एडमिन क्वेश्चन है, आप उनसे डिस्कस करिए एडमिन से। वंश गुप्ता, मेरी एसएससी क्लास एसएससी की है या किसकी है, आई एम नॉट एबल टू डिफाइन, ये आप एडमिन से कंफर्म करिए। सिलेबस आप गूगल पे आप जो टाइप करिए कि अंडर ग्रेजुएट एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इजीली आपको मिल जाएगा यूनिट 1 यूनिट 2। नहीं तो आपको एसएल की तरफ से प्रोवाइडेड होगा, और बाई दी आपको नहीं है एसएल की वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए, वहां पे रखा हुआ है सिलेबस, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साक्षी, अगर स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, तो आप मेरी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, only 2 minutes more, okay, wait, only 2 to 3 minutes more, थोड़ा सा और डिफाइन करना है, उसके बाद मैं आपको लीव कर दूंगा। हाँ, अब हम बात करेंगे नीड ऑफ ग्राउंड वाटर। सो इफ वी अवेयर अबाउट, आप अभी केवल मेरे डिस्कशन पे आइएगा, स्लाइड पे नहीं, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, आपको फोकस करिएगा कि क्या नीड है। इंपॉर्टेंस तो मैंने स्लाइड में दिखा दिया, सब लोगों ने देख लिया, अब नीड क्या है, ठीक। नीड है ग्राउंड वाटर के लिए। अब जैसे हमको पता है, वी नो दैट वी आर कंटिन्यूअसली यूजिंग ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस, ओके। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि जैसे आप 4 बकेट्स का यूज करते हो, 4 buckets you are using for washing your clothes or any kind of thing, so just use sprinkler. Sprinkler is the recent technology for the water management kind of activity. If you use a sprinkler in a bucket of water, you can use even a drop of water for your purpose. हम एक साथ इतना वाटर डाल देते हैं एक बकेट, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर हम स्प्रिंकलर का यूज करें तो एक बकेट वाटर को से हम बहुत सारा क्लास को, तो दिस इज अवर, ये छोटी सी बातें हैं जो हम अपने करंट या घर के एग्जांपल से लेते हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आ रहा है तो पूछना, ठीक है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, हम अपने फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। स्लाइड पे नहीं जाना आप, हम मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जाना, इस पे केवल वर्डिंग लिखी हुई है स्लाइड पे भी। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट कैसे है, यू नो दैट कि उत्तराखंड का एरिया, केरला का एरिया, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट में क्या है। जैसे देखो, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, कहाँ हुआ था अभी, और नेक्स्ट ईयर कहाँ हुआ था, नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर हुआ था देहरादून के ऊपर, मसूरी में हुआ था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट देहरादून से दिखता था कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर हो गए। ये सब क्यों हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, हमने फॉरेस्ट को कट कर डाला। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन वर्क क्या है, व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली एब्जॉर्ब द सन रेडिएशन एंड सन हीट, और वो ट्रैप कर देता है। सन की हीट अर्थ पे आई, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको ऐसे ट्रैप कर दिया, तो सन की जो हीट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं जा पाई पूरी, और यहीं पे ट्रैप हो गई। So this kind of heating phenomena, the Earth's surface gets heated up by a phenomena is called as the global warming. Okay, so global warming का मतलब क्या है? The Earth's surface gets heated up by a phenomena that is called as the global warming. Okay, global warming बढ़ेगा तो क्या होगा? Melting of glaciers होगा, ठीक है, forest fire होगा, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। The land inundation with the water होगा, the land inundated with the high amount of water is called as a flood. Okay, so these kind of
activities happen or occur only in the situation due to climate change. ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको पता चल जाएगा कि डेवलप, तो इसीलिए हमको फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके क्लियर है? एक मिनट, हाँ स्लाइड पे नहीं, मैं आप मेरी बातों पे डिस्कस फोकस करिए क्योंकि इसकी स्लाइड नहीं है, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। फिर डेवलप फॉरेस्ट के बाद आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब देखो मैंने फॉरेस्ट एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज बताया था ना, एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होता है, लैंड या तो एल्केलाइन हो जाती है या तो क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे सॉइल की बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, एज यू नो दैट रूट्स आर आल्सो गुड सॉइल बाइंडर, जो सॉइल को बाउंडर होते हैं, सॉइल को ऐसे कर लेते हैं, वहां पे अगर बारिश होती है तो पानी बह के जा नहीं पाता, मिट्टी बह के जा नहीं पाती, तो इससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाता है। अभी लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज वो केमिकल्स अगर पड़ेगा और सम पार्ट इज बाय द प्लांट बट रिमेनिंग लेफ्ट देयर, वो क्या करता है कि वो जो सॉइल के दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देता है, इसकी तरह से डिग्रेडेशन होने लगता है लैंड का, मिट्टी का कटाव होने लगता है, इरोजन ऑफ लैंड होने लगता है, अपर दर्द जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया, तो ये भी एक एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू नो एंड अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, डेफिनेटली इफ यू हैव विलेज, आप अपने गाँव जाओगे तो क्या बोलोगे कि नहीं यहाँ पे हम एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या हम वहाँ पे काउ डंग का यूज करेंगे या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, क्यों, थोड़ा सा ऑर्गेनिक एंड दीज आर कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट काउ डंग इज नॉट कॉस्टली एंड दिस इज वेरी गुड काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, उतना ही मिलता है। सो इफ आपको कब पता, जब आप पढ़े, जब आप स्टडी करते हो, इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज कर सको, ठीक है। फिर आता है एयर और वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज अबाउट द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, क्यों पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया। अब ये हो गया हमारे एनवायरमेंट के बारे में। अब बात आती है इसके आगे, जब हम चलते हैं एनवायरमेंट के बारे में, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने का। अब स्कोप के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, स्टडी मटेरियल किसी ने फिर से क्वेश्चन किया है, देखो स्टडी मटेरियल गूगल पे बहुत अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए काइंडली आप साइट पे जाइए, गूगल करिए फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यू विल इजीली फाइंड आउट लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर रिलेटेड टू योर एनवायरमेंटल साइंसेज, ओके। तो आपको इजीली वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ओके। चलो बस 1 मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद आई विल क्लोज द क्लास, ओनली 1 मिनट, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो स्कोप में क्या है, स्कोप इंपॉर्टेंस हो गया, मैंने इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडी बता दिया, क्यों इंपॉर्टेंस है बता दिया। उसके बाद अब आता है स्कोप की बात। स्कोप क्या क्या है, तो सबसे पहली बात है स्टडी के क्षेत्र में, सॉरी एकेडमिक्स के क्षेत्र में। देखो अगर आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हो और अवेयर होते हो तो आप अपने एकेडमिक्स में, अगर एकेडमिक्स में आप कैरियर बनाते हो तो डेफिनेटली आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा करोगे, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। दूसरा स्कोप है रिसर्च की फील्ड में, जैसे आप यमुना प्लेन है, इन द यमुना प्लेन यू आर कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या ग्रो कराया जा रहा है, दे आर ग्रोइंग वाटरमेलन, दे आर ग्रोइंग cucumber etc and lot of vegetables, but they are, what kind of water they are using Yamuna water, and Yamuna water is highly polluted, lot of chemicals are there, lot of negative consequences are there related with that kind of water actually. If you know, if you are aware about all the things what happening in Delhi, so definitely you will not purchase that kind of fruit or that kind of vegetable which come from Yamuna water or Yamuna plain. तो वहाँ का आप नहीं खाओगे क्योंकि वहाँ पे हाईली पोल्यूटेड वाटर को यूज किया जा रहा है, जिससे वो बहुत ही कंटेमिनेट हो जाता है, isn't it? ओके, तो ये है रिसर्च की फील्ड। रिसर्च की फील्ड में आपको अवेयर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है, तो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर है, ये पहला एकेडमिक की फील्ड में, दूसरा रिसर्च की फील्ड में, तीसरा टू कंट्रोल अवर पोल्यूशन। मैंने जैसे इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया था वैसे ही यहाँ पे सेम है, अगर अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने पोल्यूशन को, ठीक है।
जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने बताई कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम यूज कर सकते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं. सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, so these are basically related with the what, our scope of environmental science. Okay, isn't it clear? ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, मैंने सारे लोगों का क्वेश्चन रिप्लाई कर दिया है बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दे हैव डिफरेंट क्लास आफ्टर माय क्लास. ओके, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है आप उसको लीजिए और अभी मैं क्लास को लेफ्ट करते हैं. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, आपकी जो रिस्पेक्टिव क्लास है उसको आप ज्वाइन करो. ठीक है, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव क्लास है उसको ज्वाइन करो, इस क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं. थैंक यू. मोहित सर, अगर आप सुन रहे हैं काइंडली सर इस क्लास को क्लोज कर दीजिएगा, मेरी क्लास हो गई है. मोहित सर, सर क्लास कंप्लीट हो गई है, काइंडली क्लोज द क्लास. सर क्लास इज कंप्लीटेड. क्लास इज कंप्लीटेड नाउ, काइंडली क्लोज सर. मोहित सर हैं आप? सर एंड करा दें? हाँ सर, एंड कर दीजिए, हो गई सर क्लास.